For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. सबसे पहली इंस्ट्रक्शन, एग्जाम देते समय इन बातों का ध्यान रखना। एग्जाम देते समय प्लीज इन बातों का ध्यान रखना। बात ध्यान रखने वाली 1 कि आपको यूज करना है ब्लैक कलर का पेन। ध्यान से देखें, आपको यूज करना है ब्लैक कलर का पेन। तो एक पेन अभी से चूज कर लो सो दैट एग्जाम में आपकी ग्रिप बन जाए उस पेन पे और आप उस पेन से लिख पाओ। दूसरी चीज, आपकी कॉपी थोड़ा वर्टिकल शेप में होती है। यहाँ पे तो मार्जिन बना हुआ होता है, यहाँ भी मार्जिन बना हुआ होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर ये आपकी कॉपी है तो आंसर नंबर आप प्लीज यहाँ ना लिखें, क्योंकि कॉपी का बंडल बनता है और वो बंधती जब है तो साइड से कॉर्नर फट जाते हैं। तो ऐसी 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 रिक्वेस्ट भी नहीं बोलूंगा, ऐसी रिकमेंडेशन है, ऐसा आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि कोशिश करो कि आंसर नंबर सेंटर में लिखो, कि आंसर नंबर 1 कर रहा हूं, 1 का टी पार्ट कर रहा हूं और इस आंसर को यहां पे ड्राफ्ट कर दो, यहां मत लिखो। एक तो साफ साफ क्लैरिटी हो गई कि ये बच्चा 1D का आंसर कर रहा है। अब सपोज आप 1E का आंसर कर रहे हो तो प्लीज 2-3 लाइन खाली छोड़ देना और फिर लिखना आंसर नंबर 1E। इससे कॉपी जगह को साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ 1D खत्म हो गया और 1E शुरू हो गया। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो पहली बात क्या बताई, ब्लैक पेन यूज करना है। दूसरी बात क्या बताई, आंसर नंबर सेंटर में लिखना है। तीसरी बात, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन अगर केस बेस्ड आ रहा है तो आप सबसे पहले रिकमेंड कर रहा हूं, आप सबसे पहले लॉ बताओ, आप कॉन्सेप्ट बताओ, आप वो केस स्टडी बताओ जहां से आपने लॉ उठाया। सपोज अभी हमने जो कुछ भी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया तो हमने उसमें देखा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, ये एजेंसी बाय रेटिफिकेशन से है, ये एजेंसी बाय नेसेसिटी से है। तो पहले हम लॉ बताएंगे कि एजेंसी बाय नेसेसिटी होता क्या है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन होता क्या है। फिर हम क्वेश्चन से फैक्ट्स चुराएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या हादसा हुआ है, और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि भैया क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यहाँ एजेंट है, यस वो एजेंट है। क्यों है, लॉ बता दिया। एजेंसी बाय नेसेसिटी ये होता है और यहाँ पे हालात नेसेसिटी वाले थे, मतलब जो यहाँ पॉइंट है ये फैक्ट्स इन्हीं पॉइंटों को लेके बनाए, इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं कि आंसर यस है। तो आप जब भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो इस तरीके से तोड़ के लिखें। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या लिखना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है। लिख दो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ये हेडिंग्स नहीं डाल रहे बट आप लिख 3 तरीकों से ही रहे हो, मतलब दिख रहा है साफ साफ कि आपकी ये जो शुरुआत की 4 लाइनें हैं ये लॉ के बारे में, पैराग्राफ चेंज, ये जो बातें हैं ये फैक्ट बता रहे हैं, और लास्ट लाइन ये जो 2 लाइनें हैं ये कंक्लूजन बता रहा है, तो भी आपका आंसर परफेक्ट है। यानी लॉ, फैक्ट और कंक्लूजन की अलग से हेडिंग बनाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बना दो तो अच्छा है, नो इशू। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं याद आएगा, एग्जाम में एक अलग प्रेशर होता है, ठीक है, तो इस बात को एज अ ट्रॉमा मत लो कि सेक्शन याद नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 51 सेट दैट समथिंग समथिंग समथिंग, सेक्शन 29 कहता है पार्टनरशिप एक्ट का कि ट्रांसफरी के पास इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफर होगा। सेक्शन 23 एक्सपल्शन की बात, अगर ऐसे सेक्शन याद हैं बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने क्लासेस ढंग से ली हैं, आपने पढ़ाई ढंग से की है। लेकिन सारे सेक्शन याद हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ बच्चा एवरेज बच्चा है, नहीं याद उसको सारे सेक्शन, तो आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे एज पर द प्रोविजंस। प्रोविजंस में मतलब कानून हो गया, और प्रोविजंस में लॉ भी आ गया, मतलब एक्ट भी आ गया, एंड प्रोविजन में केस स्टडीज भी आ गई। जैसे अगर आप मुझे बोलेंगे कि एक इंसान ने फोर्जरी करके आपको शेयर सर्टिफिकेट दे दिए तो क्या आप मालिक हैं? अब आप लिख रहे हो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। ऐसी बात तो रूबन वर्सेस फिंगल की केस स्टडी में लिखी हुई है, और केस स्टडी लॉ तो है बट केस स्टडी एक्ट नहीं है। अब ये लोग वही बातें सुन और समझ पाएंगे जो वो सब पढ़ के बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट मत लिख देना, आप यहाँ पे क्या लिखना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में क्या आ गया, एक्ट भी आ, क्योंकि आपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा है। तो व्हाट इज लॉ, लॉ कस्टम भी है, मतलब डॉक्ट्राइन्स भी हैं, लॉ कोर्ट जजमेंट्स भी हैं, एंड लॉ एक्ट्स भी हैं।
तो अगर आप बोलते हो एज पर कंपनीज एक्ट तो समझ आ गया कि ये बात एक्ट में लिखी है। अगर आप बोलते हो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, इसका मतलब ये बात केस स्टडी से भी उठा के लिख सकते हो, ये बात एक्ट से भी उठा के लिख सकते हो। तो अगर आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा, केस स्टडी याद नहीं आ रही, तो आप अपना सेंटेंस की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हो। ये रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको। 4 बातें बताई, रिकॉल कर रहा हूं। पहली बात ब्लैक पेन का यूज करना है, दूसरी बात आंसर नंबर सेंटर में लिखना है, तीसरी बात किसी भी क्वेश्चन को जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि कहानी बना के क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसको 3 पार्ट में 3 पैराग्राफ में तोड़ लेना। पहला लॉ बताना है, दूसरा क्वेश्चन को लॉ से कंपेयर करते हुए फैक्ट्स लिखने हैं, एंड तीसरा कंक्लूड करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद आ रहे तो आप शुरू कैसे कर सकते हैं आंसर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। नेक्स्ट, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहती है बच्चों से कि मैं जब एज अ कॉपी चेकर बच्चों की कॉपी चेक करता हूं तो मैं एक आइडिया डेवलप करता हूं। मैं कभी भी कोई कॉपी उठाता हूं तो मैं देखता हूं अरे बच्चे ने बहुत अच्छा कर रखा है, तो मैं एक आइडिया लेता हूं और फिर मैं कॉपी को क्वेश्चन पेपर के साथ चेक करना शुरू करता हूं। तो जब आप चाहते हो कि, क्योंकि आप तो जा नहीं रहे कॉपी चेकर को बताने के लिए कि देख इस क्वेश्चन में मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी कॉपी जा रही है। अब आपकी कॉपी में जो ग्रामर, जो अंग्रेजी, जो इंग्लिश, जो हिंदी, जो भी लैंग्वेज आपने यूज की है, वो उसमें थोड़ा बहुत तो खामी रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपी सामने वाला ढंग से देखे, तो प्लीज जो कीवर्ड्स होंगे, जैसे अगर सपोज एसोसिएट कंपनी का डिस्कशन कर रहे हैं, एसोसिएट कंपनी का, तो आपने वहां पे लिखा होगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो उसको अंडरलाइन कर दो। आपने लिखा होगा इक्वल टू और मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर, तो अगर आपने 20% वोटिंग पावर का जिक्र किया उसे अंडरलाइन कर दो, ताकि कॉपी चेकर को आपकी कॉपी को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो अंडरलाइन करो कीवर्ड्स, अंडरलाइन का ही ऑप्शन है, हम इटैलिक और हाईलाइट्स तो कर नहीं सकते। तो जिस पेन से आप लिख रहे हो आंसर लिखने के बाद उसी पेन से कीवर्ड अंडरलाइन कर दो, ताकि कॉपी चेकर के लिए 3 घंटे की कॉपी 15 मिनट में पढ़ने लायक बन जाए। तो जितनी अंडरलाइनिंग करोगे उतना कॉपी चेकर को पढ़ने में आसानी होगी। तो कीवर्ड सब कुछ अंडरलाइन मत करना, सब कुछ मत करना, वरना फिर कॉपी चेकर सब कुछ पढ़ेगा। तो कॉपी चेकर को उतना पढ़ाओ जितना पढ़वाना चाहते हो। तो अंडरलाइनिंग प्लीज रिकमेंडेशन है, करके आओगे तो अच्छी बात है, आपकी कॉपी थोड़ी बेहतर लगेगी। एक रिकमेंडेशन मेरी साइड से और रहती है कि आप शुरू के दो क्वेश्चन और एंड के 2 क्वेश्चन ऑसम वाले लिखना। मतलब ये एक परसेप्शन की बात है, जरूरी नहीं कि सब कॉपी चेकर इस तरीके से कॉपी चेक करते हैं। होता क्या है जनरली, जब आप एक कॉपी लिखते हैं तो आपका शुरुआत का जो पहला आंसर होता है वो आप इतना सजा सजा के, इतना बढ़िया बढ़िया अंडरलाइनिंग सेक्शन सब कुछ करके लिखते हो। लेकिन जब आपकी कॉपी एंड तक जाती है तो आपके आखिरी के 2-3 पन्ने बस ये होता है, ऐसा है इसलिए है, ऐसा है, ऐसा है इसलिए है, इसलिए है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मतलब वहां पे आप प्रॉपर आंसर ड्राफ्ट नहीं करते, बस 1 लाइन में कॉन्सेप्ट, 1 लाइन में फैक्ट, 1 लाइन में कंक्लूजन लिख के आ जाते हो। तो शुरुआत की कॉपी से जो अच्छा इमेज बना वो एंड तक आते आते धूमिल हो गया। तो अगर आप चाहते कि आपकी जो इमेज फर्स्ट दी थी वो इमेज लास्ट पेज तक रहे, तो आप प्लीज पहले के 2 क्वेश्चन ऑसम करना, बीच के एवरेज वाले आते हैं तो एवरेज करना, और एंड के 2 क्वेश्चन फिर से ऑसम वाले करना। यानी आपको पता है 3 घंटे में से 2.5 घंटे हो चुके हैं, अब मैं अगले लास्ट 2 घंटे सिर्फ वही क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा जो मुझे तमीज से आते हैं। ऐसी मेरी रिकमेंडेशन है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्वालिटी मैटर करती है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी मैटर करती है, QNTY क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी मैटर करती है। मतलब हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें ये मैटर करता है, या हम एक क्वेश्चन तमीज से सॉल्व करें, 16 में से 12 क्वेश्चन करके आए लेकिन 12 तमीज के किए, या 16 के 16 क्वेश्चन करके आए और सब एवरेज है। तो इस पे सब टीचर्स का अलग अलग मत रहता है, बट मेजॉरिटी लोग आपसे यही बोलेंगे अगर आपने 16 के 16 क्वेश्चन किए हैं, मतलब अगर आपने 100 पेपर अटेम्प्ट किया है, तो अगर वो सब में थोड़े थोड़े मार्क्स भी काटेगा तो 40 लाना मुश्किल नहीं है, पास होना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बट अगर आपने 16 में से 10-12 क्वेश्चन किए, सपोज 10 क्वेश्चन किए, आपको लगता है ना कि आपने एकदम क्वालिटी लिखी है, वो तो हम कॉपी चेक करें, हम पढ़ के बताते हैं कि बच्चे ने देखो क्या ग्रामर लिखी है, क्या लिखना चाहता था, क्या लिख के आया है। तो 10 में से 7 या 6 क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, 3 को तो आधे ही मिले। अब 7 मार्क का 7 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, मतलब आपने
अप्रोक्स 50 प्लस मार्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, इसमें कुछ कमी रह गई तो बेटा 40 के लाले पड़ जाते हैं, 40 बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा क्वांटिटी ओवर कर जाती है क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी मैटर, इसलिए मैंने बोला शुरुआत के 2 आंसर और एंड के 2 आंसर क्वालिटी होने चाहिए, बीच में क्वांटिटी पे फोकस करो। एक छोटा सा रिकमेंडेशन और पॉइंट नंबर 8 को लेके, अगर आप वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 मार्क का है, लेकिन उसको रिवाइज करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मुश्किल से क्लास में 3 क्लास नहीं है, 6 घंटे का, और अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो बहुत कम पन्ने, और इसमें से 10 से 15 मार्क्स का आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्लस कंपनीज एक्ट प्लस सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तीनों से मिला के 45 से लेके 60 मार्क का पेपर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दो को अगर आप स्ट्रांगली काम कर लोगे तो 75 मार्क का पेपर तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप रिवीजन करने बैठे तो आप ये ना सोचें कि टीचर ने क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ाया था तो हम पहले वही पढ़ेंगे। आप वो पढ़ो जिसमें आपको लगता है कि आप जल्दी पढ़ के उसके मार्क्स हासिल कर सकते हो। इसके बाद 2 ही चैप्टर बच जाते हैं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी। ये दोनों मिला के मैक्स टू मैक्स 10 या मैक्स टू मैक्स 15 मार्क का आता है। तो सबसे पहला फोकस आपका इन चैप्टर्स पे होना चाहिए, फिर आपका इन चैप्टर्स पे होना चाहिए, और फिर सबसे एंड में इन पे। इनमें भी मैं सबसे पहले बोलूंगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना, उसके बाद अगर समय बच जाए तो जो आपके जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आपने ऑफ एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस पढ़ा था, वो पढ़ना। ये तरीका अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आपकी अपनी अप्रोच भी हो सकती है। इसके अलावा एक 2 बातें मैं और छोटी छोटी करूंगा। पहला, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले उसका मॉक ट्रायल जरूर करें। एग्जाम में 3 घंटे बैठ के आप 3 घंटे लिख भी सकते हैं, ऐसा से पहले ऐसा ऐसा होने से पहले आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दें घर बैठ के, टाइमर लगा के, कि मैं 3 घंटे में लिख कितना पाता हूँ, और समझें और गलती को जाने कि मैं 3.5 घंटे में पेपर सॉल्व हुआ, मेरा ये पेपर 3 घंटे में सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या ऐसा करूं, मैं क्या काट छांट करूं, आंसर बड़ा था तो छोटा कैसे करूं जिससे मैं अपना पेपर 3 घंटे के अंदर सॉल्व कर पाऊं। तो सीधे जाके सेंचुरी मारने के बारे में मत सोचना, सेंचुरी मारने से पहले नेट प्रैक्टिस कर लेना, घर पे 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 पॉइंट, और ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, प्लीज प्रेशर में मत आना, कभी भी प्लीज मत आना। अगर आपको लगता है, आपकी बहुत बच्चों का डाउट होता है सर हमें लॉ की लैंग्वेज नहीं आती, लॉ की कोई लैंग्वेज है ही नहीं। यूट्यूब पे जितने टीचर्स आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जितने टीचर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उन लॉ टीचर को उठा के उनसे अगर आप सेक्शन 1 से लेके जो भी सेक्शन, जितने भी सेक्शंस हैं, आप उनसे बोलो सो वर्ड टू वर्ड सुना दो, वो टीचर भी आपको सारे के सारे सेक्शन, 1-2 सेक्शन हो सकता है उस टीचर को याद हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं जो लॉ पढ़ाते होंगे, किसी भी टीचर को वर्ड बाय वर्ड लॉ की लैंग्वेज नहीं आती, किसी भी टीचर को नहीं आती। तो जब उनको नहीं आती, गुरुओं को नहीं आती, तो शिष्यों को कैसे आ सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लॉ की लैंग्वेज पे इतना कमांड मत रखो, कॉन्सेप्चुअली बात समझ आनी चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। आपको डायरेक्ट स्पीच में बात करने की जरूरत नहीं है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बात करनी है। आपको वर्ड टू वर्ड नहीं बोलना कि फ्रॉड की परिभाषा क्या है, आपको ये समझ आना चाहिए कि फ्रॉड बताते समय मुझे कुछ शब्द लिखने हैं, कि फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, एक्टिव कंसीलमेंट हो गया, प्रॉमिस नॉट टू परफॉर्म हो गया, एनी एक्ट विच डिसीव द अदर पार्टी हो गया। अगर आप ये कीवर्ड समझ सकते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे। एंड व्हाट इज योर अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, तो उस लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज पे कमांड है नहीं, लॉ की लैंग्वेज आती नहीं, तो तुम्हें खौफ पैदा होता है कि हम कर नहीं पाएंगे, कर पाओगे। किसी भी टीचर को वर्ड टू वर्ड कोई सेक्शन याद नहीं, टीचर को छोड़ो, वकीलों को नहीं याद होते, सब पढ़ पढ़ के बोल रहे होते हैं। ठीक है, द पॉइंट इज आपको भी याद नहीं हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा याद नहीं हो सकते, आपको हो सकते हैं, बट इस बात का प्रेशर मत लेना कि लॉ की लैंग्वेज नहीं आती। कॉन्सेप्ट पढ़ो, आइडिया लो, उसको अपनी भाषा में लिख दो, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, फोकस करो अपने एग्जाम पे, फोड़ के आना।